जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा और व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ रमीज़ दाऊदी। आसिफ साहब जो हैं वो इंडियन एनालिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं और वैसे तो ये बिहार से हैं, इंडिया से, लेकिन अभी ये सऊदी अरब में सेटल्ड हैं और पिछली 2 दहाइयों से वहीं पे बैठ के जो है वो अपने मुल्क भारत को जो है वो उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। आसिफ साहब, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। वैसे तो थैंक हमारे डिबेट्स में अक्सर मुलाकातें होती हैं, टेलीविजन पे बातें होती है, लेकिन आज शायद थोड़ा हुँ। सा एक डिफरेंट माहौल होगा हमारे डिस्कशन जी, बिल्कुल ज़ाहिर बात है, पहले तो आपको टीवी पे अक्सर देखा है, इंडियन टेलीविज़न्स पे देखा हुआ है और आपके साथ डिस्कशंस में भी रहे हैं। अच्छा आसिफ साहब, मैं आज आपसे 2-1 बातें जो हैं वो करना चाहता हूँ। एक तो मैं एज़ ए यू आर अ मुस्लिम एंड यू आर फ्रॉम बिहार और जो वहाँ पे इंडिया में जो एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव है, उसको आप बड़े अच्छे से समझते हैं। लेकिन मैं आपसे 2 पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। एक तो ये जो अफ़गानिस्तान में जो तब्दीलियाँ आई हैं, उसका इंडियन मुस्लिम या मिडल ईस्ट में जो मुसलमान हैं, वो कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, जो पाक-भारत ताल्लुकात में मज़ीद कशीदगियाँ बढ़ी हैं, ख़ास करके जो नरेंद्र मोदी साहब का जो विज़िट था यूएन में, उसमें जिस तरह मीडिया ने प्रोजेक्ट किया, इस पे भी बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले आसिफ साहब ये बताइएगा कि अ, क्या वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि हम भी यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव रखते हैं, लेकिन इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो तालिबान के राइज को किस तरह देखते हैं? वो क्या समझते हैं ये उनके लिए कोई मुश्किल है, या वो समझते हैं कि कोई ये होना ही था, या उनका क्या नजरिया है इस हवाले से? जी। कमर साहब, मैं आपके सवाल पे सीधा आऊँगा। उससे पहले ज़रा सी मैं एक बात ये रखना चाहूँगा कि आज जो हमारा डिस्कशन है उस पे कहीं न कहीं हम इस पे भी बात करेंगे कि किस तरह से जो तालिबान का राइज़ है उसका हमारे अफ़गानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ पे ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। और ऑफ़ कोर्स आपका जो सवाल है कि इंडियन मुस्लिम्स का इस पे किस तरह से सोचना है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो तालिबान या अफ़गानिस्तान में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं और महीनों से चल रही, महीनों से क्या, ये तो सालों से चल रही हैं और हम सब लोग उस पे बातें भी कर रहे हैं, डिबेट्स भी कर रहे हैं, डिस्कशंस भी कर रहे हैं और अलग-अलग तरीके से लोग चाह रहे हैं कि कैसे कोई अच्छा सॉल्यूशन निकले, कैसे इंसानियत को बचाया जा सके, कैसे अफ़गानीज़ की मदद की जा सके, वगैरह-वगैरह। ये एक बड़ा लंबा मौज़ू है, जिस पे डिस्कशंस हो सकते हैं। लेकिन देखें, इस पे जो हमारी एक अपनी जो सोच है ना, वो इसलिए ज़्यादा अहम हो जाती है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ कोशिश ये होती है और होनी चाहिए कि रिश्ता हमारा बहुत अच्छा हो। चाहे वो एक इस्लामिक एतबार से आपने कहा कि मुसलमान क्या सोचते हैं या फिर एक हम पड़ोसी होने के नाते। तो मैं आपके सवाल पे आने से पहले 1-2 चीज़ें ये बताऊँगा कि पड़ोसियों का क्या हक होता है। और आप भी जानते हैं, चाहे वो रिलिजन के एतबार से देखें या इंसानियत के एतबार से भी देखें, तो पड़ोसियों का हक जो है और पड़ोसियों की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो बहुत अहम होती हैं और उसको निभाना और उसको निभाने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पड़ोस में या आप एक छोटी-सी मिसाल लें कमर साहब कि आपके घर या हमारे घर या कहीं पे हमारे पड़ोस में कोई प्रॉब्लम्स होती है या कोई आग लगती है, तो उसमें तो ज़द में तो दूसरे घर भी आते हैं ना। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन चीज़ों पे नज़र रखें और उनको किस तरह से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। अब रहा सवाल कि इसमें एक चीज़ जो मुझे लगता है कि इसमें मुसलमान ओवरऑल क्या सोचते हैं और आपका सवाल कि हिंदुस्तानी मुसलमान क्या सोचते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपके ही कई शोज़ देखे हैं और वो तमाम शोज़ जो हैं खुद आपके चैनल पे। तो मैं वहाँ से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। ज़रा-सी आप मुझे इजाज़त दीजिएगा कि 1-2 मिनट में मैं इस बात को मुकम्मल कर सकूँ। आपके चैनल पे ही अभी मैं कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था जिसमें आपके सैयदा दुआ ज़ैनब थी, आरज़ू काज़मी जो वहाँ की जर्नलिस्ट हैं, वो थी, बल्कि एक और था जो बैरिस्टर हामिद बशानी है शायद उनका नाम। इन तमाम लोगों के साथ आपके इंटरव्यूज़ चल रहे थे। मैं इसलिए ये मेंशन करना चाह रहा हूँ कि पहले हम देख लें कि हमारे पड़ोस में और आपके मुल्क में
जो हमारे मुसलमान हैं उनकी क्या सोच है, और फिर मैं अपने मुल्क में आता हुआ उस पे इस बात को लाना चाहूँगा कि बाकी दूसरे इलाके में मुसलमानों की क्या सोच है इस पे, या इंसानियत की क्या सोच है। तो मैं आपको इस पे ये बताना चाहूँगा कि ये जो तमाम मैंने 3 एग्ज़ाम्पल्स इसलिए ये देना बेहतर समझा है कि ये आपके ही चैनल पे ये बातें चल रही थी, और ये अभी रिसेंटली चल रही थी, 1-2 हफ्ते के अंदर की ही बातें हैं, और ये तमाम इसी मौज़ू पे बातें चल रही थी। तो यहाँ पे ये रिलेवेंट हो जाता है, इसको ये करना। अब उसपे मैंने ये देखा, मैंने ये महसूस किया कि ये तमाम इंटरव्यूज़ में कॉमन बात जो निकल के आ रही थी, वो ये आ रही थी कि तालिबान जो है, उन्होंने एक तो साहब ये कह रहे थे कि बीसियों किस्म के वादे किए हैं, और उनके जितने भी वादे रहे हैं, वो उनके वादों के बरअक्स काम उन्होंने किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके चैनल पे चलाए गए इंटरव्यूज़ के कुछ हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। उसमें ये भी बात आ रही थी कि उनके अमल में और उनकी गुफ्तगू में बहुत बड़ा फ़र्क है। यानी उनसे कोई तवक्कुआत रखना बिल्कुल बेहतर नहीं है, ये बातें मैं सुन रहा था। दूसरी जो बहुत अहम चीज़ है, वो अफ़गानिस्तान के अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, ये भी बात कही जा रही थी, बल्कि शिद्दत पसंद लोगों का एक टोला है, ये वर्ड इस्तेमाल हुआ। और साथ में ये कह गया कि पाकिस्तान जो है वो एक दलदल में फंसता जा रहा है, स्लोली स्लोली बट श्योरली, ये वर्ड था। तो ये हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुसलमानों के व्यूज हैं जो आपके मुल्क के अंदर बैठ के आपके चैनल पे लोग जो बात करें, मैं उसको बड़ा सुन रहा था, और आपके चैनल से मैं ज्यादातर वीडियोस देखता भी रहता हूँ। एक चीज और अहम बात आई कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त वो चाइना के एजेंडा पर काम कर रहा है, ये उसी में आई। तो अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो वहां पे व्यूज आ रहे हैं, उस तरह के व्यूज को अगर हम ये देखें कि हमारा भी जो मुल्क है या वहां के जो मुसलमान हैं, उनकी सोच में देखें कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि जो लोग भी इंसानियत को पसंद करते हैं, जो लोग भी अमन की बात करते हैं, जो लोग भी मोहब्बत फैलाने की बात करते हैं और जो असलियत को समझते हैं, उनका इसी तरीके का मौक़िफ़ होता है। और हमारे हिंदुस्तान में भी देखें, एक अरसे से हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं, आप देखें कि किस तरह से वहाँ पे मैं खुद अपनी एक मिसाल दूँ, तो माशाअल्लाह एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी वहाँ पे गुज़र रही है। और हम लोगों की ये कोशिश होती है, और किसी भी मुल्क में हमारा रिलीजन भी ये कहता है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, आप वहाँ के कवानीन की कदर करो, ठीक है? तो अब हमारा ये मौक़िफ़ ये हो जाता है कि जिस तरह से हमारे मुल्क के अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ की पॉलिसीज़ है, और वो किस तरह से सोचती है, ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वैसे हालात में जब हम तालिबान के इस राइज़ को देखते हैं, और ख़ास तौर से जो इसके साउथ एशियन रीजन में इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है या आता है, या 20 साल पहले की हुकूमत में जो आ चुका है और उसके असरात देखने को मिले हैं, उन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए आप देखें कि इस पे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मुसलमान, कोई भी इंसान, और ख़ास तौर से हमारे मुल्क का शहरी, हमारे मुल्क का मुसलमान, वो ये चाहेगा कि इस्लाम के नाम को किसी भी तरह से बदनाम करके, या वो एक नज़रिया पेश करके, वो एक आइडियोलॉजी पेश करके, जो 20 साल पहले किया गया था, उसके हवाले से कोई भी ये सोचे कि नहीं ये बेहतर हो रहा है, या वहाँ पे कुछ चीज़ें आप ही के अभी जब मैं बैरिस्टर साहब की बात कर रहा था कि हम कोई तवक्कुआत रख नहीं सकते, वहाँ पे ये बात आ रही है कि हम कोई तवक्कुआत नहीं रख सकते। तो अभी जो हालात वहाँ दिखे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क के जो बड़े सेंसिबल मुसलमान हैं, बड़ी उनकी कॉन्ट्रिब्यूशंस रही है मुल्क में, चाहे आज़ादी में हो या उसके बाद भी वहाँ की तमाम चीज़ों में। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि वो लोग एक प्रोग्रेसिव सोच रखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहते हैं, और वो ये जानते हैं कि हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा है, हमारे लिए इंसानियत का क्या फ़ायदा है, और किन चीज़ों पे हमें अपने नज़रिए को एक वाइडर रेंज में रखना चाहिए, जिससे मुल्क का और इंसानियत का फ़ायदा हो। और इसी तर्ज पे, इसी लाइन पे हमारे मुल्क के मुसलमान सोचते हैं।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो एक ज़ाहिर बात है, हर मुल्क के लोगों को एक है, लेकिन कभी-कभी आपको ऐसा एहसास होता है आसिफ साहब के मुसलमानों को जिस तरह खासकर मीडिया जिस तरह पोर्ट्रे करता है और ख़ास तौर पे जब तालिबान पावर में आए तो ऐसे बातें होनी शुरू हुई जिस तरह के मुसलमान होते ही इस तरह के हैं, उन्होंने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, उन्होंने हाथ में वेपन्स पकड़े हुए हैं और उनकी एक एक मुसलमानों को गलत अंदाज से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। आपने कभी इस तरह महसूस किया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या खास करके मैं बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया को भी देख रहा था जो समझ रहे थे कि शायद जैसे ही अफगानिस्तान में तब्दीलियां हुई तो भारतीय मीडिया ने ये उनके अंदर इस्लामोफोबिया आ गया और मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। हाउ डू यू सी दिस? ये आपको किस हद तक बात सही लगती है? देखें कमर साहब, जहाँ तक सवाल है कि मुसलमानों को टारगेट कर दिया मीडिया ने तालिबान के इस डेवलपमेंट के बाद, या किस तरह से हम लोग इसको सोचते हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, इस पे हम लोगों ने कई बार डिबेट्स में बात करी है। आपके साथ खुद हमने इस पे बात करी है कि भाई देखें, ये जो हालात हैं वहाँ पे तालिबान और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये एक तो जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और इसको कवर करना किसी भी मीडिया का, और ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की मीडिया की बात नहीं है, आपके खुद पाकिस्तान में या दुनिया के तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इसको कवर किया क्योंकि इस पे नजर है। वो इसलिए नजर है कि आपको भी पता है कि क्या जियो पॉलिटिकल अहमियत है उस रीजन की, क्या इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यूज है और किस तरह के इसके पास्ट के रिकॉर्ड्स रहे हैं और किस तरह से ये एक हिस्ट्री में इसका एक नाम रहा है। इतनी बड़ी तब्दीली आएगी तो इसको मीडिया का कवर करना बहुत ही लाजमी हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसको क्या ऐसा पोर्ट्रे किया जाना। तो देखें, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप एक अंग्रेजी में कहावत है, और मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट टू माय ओन कम्युनिटी, ठीक है, आपको मैं एक चीज और बताऊं कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को और ये कहना कि तालिबान वो बिल्कुल एक इक्वल जगह पे लाना ज्यादा मुनासिब नहीं है। तो मैं इस पे ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे जो इस मीडिया के हवाले से जो बातें आई, तो कहीं ना कहीं मैं एक इंग्लिश के एक मुहावरे और कहावत को लाना चाह रहा था, जहन में वो आ गया कि नो वन कैन राइड योर बैक अंटिल इट इज बेंट। कहीं पे भी, किसी भी कम्युनिटी के लिए। अब यहाँ पे आप बताएं कि यहाँ अगर 20 साल पहले जो हालात हुए थे और जिस तरह के आप औरतों की हुकूक की बात करें या टेररिज्म की बात करें या या कहते हैं ना शिद्दत पसंदी की बात करें, उस तरह की चीज को जहन में रखते हुए और खास तौर से अभी जो हालात हुए थे, तो जब आप देखें कि हम वहां देख रहे हैं कि लोग बंदूकें लेके या एक गन वाली जो एक एटमॉस्फेयर है उसको क्रिएट करना, और आपके ही इस इंटरव्यू में जो एक बात चल रही थी उस पर यह भी कहा गया था, अभी बैरिस्टर साहब के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, जिसपे उन्होंने ये बात कही कि वहां पे जो है वो इस तरह के माहौल को जो पैदा किया जाता है, या कहते हैं कि किस तरह से हमारी अफगान की वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो जब वो अफगान को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और एक शिद्दत पसंद तरीके का माहौल है, और जब हम बंदूकों को आगे लाएंगे, तो उससे हमारी क्या मुसलमान कम्युनिटी या इस्लामिक कम्युनिटी बदनाम नहीं होगी? और अगर उस चीज को हाँ, कुछ जगहों पे ये यकीनन इस बात को समझ सकते हैं कि लोग अपने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपने अपने चॉइस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से चीजों को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, ये हर जगह आप देखेंगे। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसको आप हाईलाइट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें इस चीज को सोचने की जरूरत है, कुछ सिविल सोसाइटीज को और हम जैसे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, या आपको भी यहाँ तक, क्योंकि मैंने आपको भी देखा है, मेरा एक बहरहाल मशवरा है कि आप कई डिबेट्स में जब आप बात करते हैं या आप कर रहे थे,
तो उसमें कहीं न कहीं मुझे लगा कि तालिबान की तरफ या उसकी तरफ एक झुकाव जो दिखता है, ज़ाहिर है आप पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है और आपका एक वो कहीं न कहीं एक वो बन जाता है कि आप उसको वो करें क्योंकि आप उस मुल्क में हैं। लेकिन हमारा क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता है, आपके व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए कि क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम उस इमेज को चेंज करें? और अगर कोई उसको गलत कर रहा है, तो हम एक मिसाली इखलाक जो होता है ना हमारे रिलीजन में या एक मिसाली सिटीजन बनना या हम अपने अखलाक के जरिए कुछ ऐसे लोगों का दिल जीते कि लोग हमारी वो मीडिया परेशान हो जाए और वो मीडिया मजबूर हो जाए वो चीजें दिखाने पे जो हम हमारे अखलाक के जरिए दिखाए जाए। लेकिन यहाँ पे आप यकीन माने कि कुछ ऐसी चीजें जो हैं, अब आप बंदूक लेकर आपने कहा ना कि ये अफ़गानियों की क्या रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आपके इंटरव्यू में ये बात आई है। तो इसका मतलब ये है कि वो डेमोक्रेसी में क्या का वो नहीं है कुछ भी। वहाँ पे वो अफ़गान क्या चाह रहे हैं उसके हवाले से ये सरकार नहीं बनी है और इंक्लूसिव भी नहीं है, सारी दुनिया कह रही है। अब इस हवाले से जब ये बात होती है कि आपको मीडिया क्या दिखा रहा है, तो आप देखिए उसमें आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है, उसमें आपको ये देखना है कि क्या वो वादे जो उन्होंने किए हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ आप ऐसे काम कर दो, आप दिखाएँ ना, कुछ ऐसी चीज़ें करवा दीजिए उनसे, जो देख के लोगों में खुशी का माहौल पैदा हो सके। आपको लगता है कि क्या इस तरीके की चीज़ें हो सकती है? आप वहाँ पे अगर औरतें पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट करती हैं, तो मीडिया क्या दिखाएगी बताइए? आपकी मीडिया क्या दिखाएगी? वही दिखाएगी जो वहाँ पे है। तो हमें ये कहने का मतलब है कि ये कोशिश होनी चाहिए कि किस तरह से हम उन चीज़ों को बेहतर कर सकें, उस इमेज को बेहतर कर सकें क्योंकि जिसके जो एजेंडे होते हैं, वो अपने एजेंडे पे काम करता है और वो करेगा। आप अपने मुल्क के अंदर देखें तो आपके अलग-अलग जो ग्रुप्स हैं, वो अपने-अपने एजेंडे पे काम करती है। आपके अंदर की जो मीडिया हाउसेस हैं, वो अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें करते हैं। आपके यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं, खास तौर से जो एक आम अवाम है, वो भी ये नहीं चाहती कि इस तरह के ज़ुल्म और ज़्यादती हो जाए वहाँ पे औरतों पे या बच्चों पे, ये हकीकत है। लेकिन ये मजबूरी हो जाती है कि मीडिया कुछ और चीज़ों को प्रेज़ेंट कर देती है वहाँ पे। तो ये जो ओके, है ना ये जी, बिल्कुल। आप कुछ अच्छा कह रहे आसिफ साहब, मैं आगे आना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये बताएं कि जो नरेंद्र मोदी साहब ने इंडिया जो यूएन का विजिट किया, उसमें हमने देखा ये कि वो बहुत ज्यादा वहां पे ऐसे शादियाने बजाए जा रहे थे, पता नहीं भारत ने अमेरिका में क्या फतह कर लिया। तो खास करके जो वहां पे ढोल पीटे जा रहे थे और वो सारा कुछ किया जा रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि दुनिया के 190 ममालिक के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, हेड्स ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट के लोग, फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, लेकिन ये इस तरह कोई भी इस तरह नहीं करता जहां वहां जो वहां पे किया गया। और दूसरा वहां पे जो माहौल बना, और माहौल इस तरह का बना कि जी एंटी पाकिस्तान। अच्छा, होता यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं अमेरिका में, वो अपनी जारी बात है एज ए कंट्री अपने आप को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, लेकिन इंडिया मीडिया सारे का सारा टाइम वो एंटी पाकिस्तान उसको ले लेता है। चले कोई बात नहीं, लेना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में पाक भारत ताल्लुकात में मजीद कशीदगी है, सर्दमहरी है, या आपको कोई होप नजर आती है कि जो माहौल इस वक्त बिगड़ चुका है दोनों ममालिक के दरमियान, क्या उसमें कोई आपको कोई तब्दीली या कोई चीज नजर आ रही है आपको? कमर साहब आपके कई सवालात एक साथ हैं और मैं कोशिश करूंगा कि एक-एक करके उन सभी सवालों को ले सकूं। सबसे पहला सवाल कि हमारे जो प्रधानमंत्री वहाँ पे गए यूएन में और कई 193 मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं और किस तरह से ढोल बजाया गया, खुशियाँ मनाई गई। तो देखिए, ये सवाल में कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप चूँकि पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है और इसमें बात हमारी बड़े प्यार से हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें एक वो एक होते हैं ना जेलसी वाली चीज़ का आना या एक थोड़ी-सी बौखलाहट, क्योंकि मैं आपको बौखलाहट इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपका एक डिबेट देखा था, जिसमें आपने एक कुछ ऐसी बातें करी जो मुझे लगता है कि
उस अंदाज में उस बात को नहीं रखना चाहिए किसी मुल्क के प्रधानमंत्री के लिए, और एक इतने बड़े मुल्क के प्रधानमंत्री के लिए। जैसे आपने कहा कि वहां पे शायद उनकी कोई शादी हो रही थी और आप किसी चैनल पे थे, तो मुझे ये लगता है कि ये मुझे ऑब्जेक्शन है। सच्ची बात तो यह है कि मुझे ऑब्जेक्शन है इस स्टेटमेंट पे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे लोगों की तरफ से कुछ बातें आनी चाहिए वो ऐसी आनी चाहिए कि लोग उसको सुने तो उसको आपके मुल्क के ही लोग, बहुत से लोग इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। भले ही आई मीन दे कैन लव और दे कैन हेट, बट दे कैन नॉट अग्री ऑन सर्टेन काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज्ड फॉर आई मीन, मैं अभी उस पर आता हूँ। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि यूएन में अभी क्या हुआ और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या हुआ और अमेरिका के अंदर क्या हुआ, ये सारी दुनिया ने देखा। और ये जो खुशियां मनाने वाली बात है वो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि सारी दुनिया खुशियां मना रही है, खासतौर से हिंदुस्तान के रोल पे। वो इसलिए कि आपकी तरफ से ये सवाल आना एक बहुत ही लाजमी सवाल है। वो इसलिए कि आपके जो हम प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, आज भी इस इंतजार में है कि शायद उनको अमेरिका से एक टेलीफोन कॉल ही आ जाए। लेकिन ये चीज हो जाना कि वहां पे हिंदुस्तान के को इतनी इज्जत मिल जाना, हिंदुस्तान के लिए वहां पे देखें, सिर्फ ये नहीं कि एक कोई डेवलपमेंट्स हुई है, एक कोई इवेंट हुआ, इतनी बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुई है वहां पे। मैं आपको एक एक करके गिनाता चलता हूँ। सबसे पहले जब वहां पे आप बात करते हैं बायलैटरल मीटिंग की, तो एक तरफ तो यह है कि एक टेलीफोन कॉल के लिए भी लोग तरस रहे हैं, और दूसरी तरफ यह है कि उनको बायलैटरल मीटिंग के लिए खास तौर से ऐसे मौके पे जब पूरी 193 कंट्रीज, आप खुद कह रहे हैं 193 कंट्रीज में कितने कंट्रीज को पिक किया गया है अमेरिका में, उन्हीं की जगह पे जो उन्होंने सबसे पहले अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ इतना बड़ा वक्त देके इतनी बड़ी बातें और इतनी मीटिंग्स हुई, और उसके बाद खुद जो बाइडेन वहां पे उनके साथ एक खास मीटिंग करते हैं और इतना वक्त देते हैं और इतनी बातें होती हैं। और जाहिर है कि जो बायलैटरल मीटिंग्स होती है ऐसे मौके पे, इसकी अहमियत का अंदाजा आपको भी है, मुझे भी और आपके व्यूअर्स को भी है। इसको छोड़े मैं आप, मैं फर्स्ट सबसे टाइम इन पर्सन मीटिंग जो जरा सा, अगर मुझे 1 मिनट दे दें प्लीज, क्योंकि आपके सवाल कई थे, आपका सवाल भी इतना लंबा था तो मेरा जवाब थोड़ा सा लंबा होना लाजमी होता है, मेरी गुजारिश है आपसे। सेकंड चीज, जो फर्स्ट टाइम इन पर्सन मीटिंग थी क्वाड की, चाहे आप उसमें जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें या अमेरिका की, वहां पे जो चीजें हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई, तो लोगों का जलना बहुत लाजमी है। और खास तौर से आपकी तरफ ये कहना कि भाई उनको ढोल, अरे मैं तो कह रहा हूँ ढोल बजाना क्या, हिंदुस्तान का जो बोलबाला हुआ है, हिंदुस्तान को जो इज्जत मिली है, उसको तो और ज्यादा बड़े तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। और आपका गम मनाना या आपके लिए इस तरह की चीजें ये कहना कि भाई ऐसे क्यों नहीं हो, क्योंकि आप अगर इसको कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वो ये है कि वहां पे एक तो एक टेलीफोन कॉल तक नहीं है। और सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि आप अमेरिका की बात नहीं करें, आपके उसी चैनल के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा जिसपे या मैं आरजू काजमी और बैरिस्टर साहब की बात कर रहा था और सैयदा दुआ की, जो उसमें आप लोग खुद ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया में हर तरह से अभी जो एक आइसोलेशन फील किया जा रहा है, वो आपके डिस्कशन का वो हिस्सा है। मैं नहीं कह रहा हूं, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो चाइना के एजेंडे को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, और हर जगह से लोग उसकी वो कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। वो अकेला ये नहीं, खुद चाइना, आपके उस इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया आपके लोगों ने, खुद चाइना ये कह रहा है कि हम अब खुश नहीं है पाकिस्तान से। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो समझ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, लेकिन आपके जो पैनलिस्ट आपके चैनल पे आए हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना खुश नहीं है। अभी खुद कुछ दिनों पहले, अब दूसरों की तो बात छोड़े, अमेरिका की, कुछ दिनों पहले चाइना की एक डेलीगेशन वहां पे आपकी कंट्री में आई हुई थी और वो खुश नहीं थे। और आपको याद होगा कि एक ब्लास्ट हुआ था वहां पे शायद पेशावर में, जिसमें लगभग 7 चाइनीज की मौत भी हुई थी। तो खुद आपके जो ऑल वेदर पार्टनर है, जिनका एजेंडा आपके पैनलिस्ट के हिसाब से ये है कि आपकी सरकार उनके एजेंडे को चला रही है, जिसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि कहते हैं ना एक डमी या एक वर्ड होता है, आप कह सकते हैं कि हम उनके इशारों पे नाच रहे हैं, उस तरह की बात अगर आप करते हैं। वैसे में अगर हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम को और हमारी सरकार को, हमारे हिंदुस्तानियों को
इतनी मोहब्बत अगर वहां पे दी गई है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, और उसको हम खुशियां भी ना मनाए, आप ये चाहते हैं? आप गम मना रहे हैं तो आपके साथ कितने लोग शरीक हैं, और हमारे साथ इतनी बड़ी चीजें हो रही है, उसकी हम खुशियां भी नहीं मनाए। तो ये देखे कहीं ना कहीं आप इंसाफ नहीं कर रहे। आपके व्यूअर्स इस चीज को समझ रहे हैं कि आप किस बेस पे ये कह रहे हैं और कितनी बड़ी बात हुई है, लेकिन इसमें आप मैं आसिफ साहब मैं बताता हूँ। मैं देखिए आपके बायलैटरल ताल्लुकात किस तरह के हैं, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ ताल्लुकात हों, अच्छे हों, आपकी आवाम को फायदा होगा, बिजनेस होगा, कारोबार होंगे, हम उस तरह की सोच नहीं रखते। लेकिन वो आपको ये नहीं लगता कि इंडिया को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है? मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान में जो भारत की जो पॉलिसी पिछले 20 साल रही, वो वही थी जो अमेरिका कहता था। और हुआ यूं, 20 साल बाद हुआ यूं कि भारत की एम्बेसी अफगानिस्तान में बंद हो गई। ये एक हकीकत है। मेरी बात को आप माने या आप भले कहें ये पाकिस्तानी की बात है, लेकिन हकीकत तो है ना। आप वही काम करते रहे जो आपको अमेरिका कहता था, वही करते रहे ना। और हम वो काम नहीं करते रहे जो हमें अमेरिका कहता था। हम इत्तेहादी भी थे, लेकिन हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलहदा रखते थे। सो हम खित्ते में जो पोजीशन है उसको किस तरह मेंटेन किया, आप अपने किस तरह मेंटेन किया, वो एक बात। दूसरा, आज अमेरिका बहादुर आपको ये कह रहा है भाई चलो आओ चीन का मुकाबला करें। बिल्कुल करें, मैं तो अच्छी बात है, करना चाहिए, कंपटीशन है, सारा कुछ है, आपका नेबर है। और जितने भी क्वाड पार्टनर्स हैं उसमें से भारत ही अकेला मुल्क है जिसका चीन के साथ नेबर है। तो आपको नहीं लगता आसिफ साहब कि भारत को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा? ये जितना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये आपसे कुर्बानियां ली जाएंगी आइंदा आने वाले दिनों में। क्योंकि लड़ाई का जो थिएटर है वो तो अगर इंडिया और चाइना का बॉर्डर होता है, थिएटर है वो तो आप देखिए, अमेरिका तो बैठा हुआ है हजारों किलोमीटर दूर, उनका तो कुछ भी नहीं जाना, उनके तो कुछ बेड़े जड़े हैं यहाँ पे और वो बैठे रहेंगे। लेकिन आसिफ साहब एक एक तासुर ये भी तो है, और खास करके एक नया अलायंस इमर्ज हुआ है ऑकस के नाम से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका है। तो क्वाड की तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्वाड को तो कुर्बान करना चाहता है अमेरिका, और उस तरह वो नहीं कर रहा। लेकिन जो एक अहम बात है, कल को अगर भारत कुर्बानी का बकरा बनता है और इंडिया, अमेरिका और चाइना के हालात खराब होते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक जो मिलिट्री अलायंस भी कल को बन सकता है, ये एक एशियन नेटो भी डेवलप हो सकती है। तो आपके लिए चैलेंजेस हैं। कल को ये ना हो कि आज अमेरिका ने आपकी एम्बेसी अफगानिस्तान में बंद करवाई है, कल में अमेरिका आपकी एम्बेसी चीन में भी बंद करवा दे। सो हमें इससे कोई नहीं है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि शादियाने जरूर बजाएं, लेकिन थोड़ा मुस्तकबिल को भी देखें। ये थोड़े से गुजारिशात हैं और ये कंसर्न्स हैं। बाकी बायलैटरल ताल्लुकात तो होने चाहिए, और मैं इसका बड़ा हमायती हूँ। अमेरिका और भारत के मजबूत बायलैटरल ताल्लुकात होने चाहिए। जी इस पे मैं कमर साहब आपको यही कहना चाहूंगा, सवाल आपका बड़ा लंबा था, जवाब देने के लिए भी मुझे वक्त जरूर दे दीजिएगा। जल्दी, क्योंकि आखिरी सवाल है, इसके बाद ये कंक्लूड करना है। जी हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो देखें, आपको पहली बात तो ये बता दूं कि हिंदुस्तान, आपने कहा ना कि वो कुर्बानी का बकरा, ऐसा कुछ आपने वर्ड यूज किया। पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क की ये हैसियत नहीं आज की डेट में कि हिंदुस्तान को कुर्बानी का बकरा बना सके। ये तो आप पहले समझ लीजिए। वो इसलिए कि हिंदुस्तान के तारीख से आप भी वाकिफ है, और हिंदुस्तान अपने आप में क्या अहमियत रखता है दुनिया के इस स्टेज पे और वर्ल्ड में, इससे आप भी वाकिफ हैं। आपके सवालात जाहिर है कि आपकी कुछ अपनी मजबूरियां हैं और रहेंगी, क्योंकि अभी जो हालात हैं वहां पे, कि अगर आपने कुछ इधर उधर की बातें कर दी तो हो सकता है कि कल के बाद आप कुछ आपका ये शो ही बंद हो जाए। जो जर्नलिस्ट और वहां पे जो चीजें हो रही है, चाहे आप हामिर मीर साहब की बात करें या तूर साहब की बात करें, क्या हालात बन रहे हैं, तो आपकी तो मजबूरी है, मैं ये समझ सकता हूं। और आपको देखें, यू हैव टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल, तो ये मैं समझता हूं। लेकिन अब आपको मैं बताऊं, अफगानिस्तान पे अमेरिका ने हिंदुस्तान की एम्बेसी को बंद नहीं करवाया है। हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी कितनी सॉलिड है, इससे आप आज ये समझ लीजिए कि कल तक आप डिबेट्स में, और आपके तमाम लोग डिबेट्स में कहते थे कि हिंदुस्तान आइसोलेशन में है, और आज देखिए कि हिंदुस्तान उस कॉन्टेक्स्ट में कहां पे है। और आपके लोग आपके चैनल पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ आइसोलेशन में नहीं है, लेकिन दुनिया में कोई अभी उसको
रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा और पूछ नहीं रहा, ये आपके लोग कह रहे हैं। आप इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। अब ऐसे हवाले, ऐसे सिचुएशन में वहां पे जो एम्बेसी जो हटी है, वो हिंदुस्तान की एक ऐसी स्ट्रांग पॉलिसी थी, उसके बेस पे हटी। और हिंदुस्तान का जो स्टैंड है वो हमेशा के जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, और ये हिंदुस्तान के नहीं, उन तमाम सेंसिबल कंट्रीज का ये स्टैंड है। और आप देख लें कि कितनी एम्बेसीज वहां पे आज एग्जिस्ट करती है, खुद इस्लामिक कंट्रीज के कितने एम्बेसीज वहां पे हैं, आप खुद देख लेना, ये आपके सामने है, मैं क्या बताऊं आपको। तो आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान आंख में आंख मिलाकर अमेरिका में सबके साथ था। और ये जो क्वाड में चीजें हुई हैं, या क्वाड का जो डेवलपमेंट ऑकस को अप्लाई, वो बहुत लंबा डिस्कशन है। मैं तो चाहूंगा कि आपके साथ मुझे 3-4 सेशंस में बैठना पड़ेगा, तब जाके हमारी तमाम बातें पूरी होंगी और तमाम सवाल के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन आपके इस सवाल का जवाब तो मैं जरूर देता चलूंगा, क्योंकि बात हमारी जिस मुद्दे पे हो रही थी उससे रिलेटेड ये सवाल है अभी ये वाला। तो आपको मैं बताऊं कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान की एम्बेसी की बात आपने कही है, तो वो एम्बेसी अमेरिका के कहने पे नहीं है। अमेरिका का पिट्ठू हिंदुस्तान नहीं है, और अमेरिका का पपेट भी नहीं है। लेकिन लाइक ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो आपके लोग कह रहे हैं और सारी दुनिया देख रही है, और जिससे कहीं ना कहीं मुझे भी इत्तेफाक है, वो ये कि चाइना के एजेंडे पे आप चल रहे हैं, चाइना की हर उन तमाम बातों को आप मान रहे हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। आप ये जानते हुए भी कि आपके पड़ोस में जो लगी हुई ये आग है, वो आपके घर को भी जला सकती है। आपको एक शेर में आप याद आ गया अचानक से, जो मैं बताना चाहूंगा, और उस फॉर्मूले पे अगर नहीं चले, वैसे वो उसमें कई अशार है, लेकिन उसमें एक चीज है ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। इस आइडियोलॉजी से थोड़ा सा बाहर निकलिए कि हमारा घर तो जलेगा जलेगा, सिर्फ मेरा घर तो यहाँ पे है नहीं, बाकियों के भी अरे आग लगेगी तो आग को बुझाने की बात करिए। आप किसी दूसरे एजेंडे पे कर जाके इंसानियत को का कत्ल मत करिए। आपका जो एम्बेसी, मैं आपको एक जरा सी बात बताता चलूं, क्योंकि कई चीजें आपके सवाल में थी, एक एक करके सवाल होता तो एक एक करके जवाब देने में बड़ा मजा आता। हाँ, छोटा ही कर रहा हूं, बस मुझे 2 मिनट दे दीजिए कंक्लूड करने के लिए। तो अफगानिस्तान के अंदर एम्बेसी जो बंद हो की गई है, वो एम्बेसी किसी के कहने पे नहीं की गई। हम इतने समझदार, इतने सक्षम और इतने कैपेबल है कि हमें पता है कि हमें कब क्या करना है, और उसका नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। और अमेरिका में, यूनाइटेड नेशन में भी देखा गया। वहीं अमेरिका के अंदर आप देखें कि मैं नहीं कह रहा हूं, वहां की कांग्रेस में किस तरह के रेजोल्यूशन लाए गए हैं, और किस तरह के ये कहा गया है कि आतंकवाद को किस तरह से वहां पे पनाह दी जाती है और क्या क्या सैंक्शंस लग सकते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। तो अफगानिस्तान के अंदर हिंदुस्तान ने डेवलपमेंट का काम किया, 20 साल से कर रही है। वहां पे उसके कितने पैसे लगे, वो सिर्फ हिंदुस्तानियों के अफगानियों के दिल में रहते हैं। इसीलिए अफगानिस्तान के अंदर कोई प्रोटेस्ट हिंदुस्तानियों के खिलाफ नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखें कि आपके खिलाफ यकीनन हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो वहां की आम जनता है, चाहे अफगानी हो चाहे पाकिस्तानी हो, वो सब लोग इस चीज को समझते हैं। जो अमन पसंद है वो चाहते हैं कि इंसानियत बचे, लेकिन जो लोग सियासत करना चाहते हैं, जो लोग इनडिफेंसिबल को भी डिफेंड करना चाहते हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये दलदल का शब्द आपके शो में आपके बैरिस्टर हामिद साहब ने यूज किया कि पाकिस्तान एक दलदल में जा रहा है। वो कह रहे हैं उस दलदल में जाते हुए आप लोग अभी वक्ती वक्त तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस चीज से बचाइए और ऐसे आइडियाज को नहीं इनकरेज करिए। हाँ, आपको अगर लगता है कि आपका दबदबा है, आपका रुतबा है, और आप वैसा दिखता है वहां पे, तो आप चीजों को बदलने की कोशिश करिए। आप कोशिश करिए कि कैसे वहां के लोगों की मदद की जा सके, कैसे वहां इंसानियत बचाई जा सके, और कैसे वो आग जो टेररिज्म की आग होती है, जिससे लोगों की जान जाती है, उससे बचाई जा सके। और हिंदुस्तान को मैं दोबारा कह सकता हूं, आंख दिखाने के लिए कोई है नहीं। और हिंदुस्तान की पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग है कि इससे देखिए जलन होना, इससे आप और हम एक दूसरे पे ये कर सकते, इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन जो थर्ड कंट्रीज है ना, जो न्यूट्रल कंट्रीज, आप उनके व्यूज देखिएगा, तो आपकी वो तमाम बातें जो आप आज इस शो में कह रहे हैं, वो तमाम बातें कहीं ना कहीं वो नल एंड वाइड हो जाएंगी, क्योंकि दूसरे तमाम कंट्रीज
वो सोच रहे हैं जो अभी हमारी बातें हो रही है। तो आप देखें, आपके ठीक है, साथ हमारी सहानुभूति इसलिए है कि आप वहां हैं, आपको वहां अपना शो चलाना है, और वहां पे देखें किस तरह से जर्नलिज्म पे और इस पे एक चेक लगा हुआ है। लेकिन हमारी दुआएं हैं कि किसी भी तरह से वो जो आग वहां लगी है हमारे पड़ोसियों तक नहीं आए, और हमारे पड़ोसियों के जरिए हमारे तक नहीं आए। हमारा फर्ज बनता है कि हम फायर ब्रिगेड पहले से तैयार रखें, और इस बिल्कुल वजह से मैं हमें। मैं जी। मैं जी बिल्कुल कमर ठीक है साहब। आसिफ, आपको पॉइंट सारे आ गए वन पे वन। एक आधे मिनट में बस कंक्लूड कर रहा हूँ। पाकिस्तान में ऐसा कोई लफ्ज नहीं है जिसमें मीडिया को गोदी मीडिया कहता है, किसी को नहीं, कभी किसी ने नहीं कहा। सुनिएगा बात को, और मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूंगा क्योंकि मैंने आपको अनइंटरप्टेड टाइम दिया बिल्कुल, और मैं इसको क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया तो मैं जस्ट एक दो आपने जो बातें की बस क्लैरिफिकेशन है। पाकिस्तान में मीडिया को गोदी मीडिया नहीं कहा जाता, और दूसरा ये है कि अफगानिस्तान के हवाले से हम जो हैं वो हमारी पॉलिसी क्या है, जारी बात है एक स्टेट की पॉलिसी है, हम उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट को जरूर वॉच करेगा और वॉच कर रहा है और करता रहेगा। और इसके साथ साथ हमें आपने मीडिया के हवाले से बात की, पाकिस्तान में मीडिया आजाद भी है, और कई लोग बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बात भी कर जाते हैं, लेकिन जितनी मर्जी बात करें, हम अमूमन ये कहते हैं कि यहाँ पे भी बात की जाती है कि जितना मर्जी हुकूमत को क्रिटिसाइज करें, लेकिन जो स्टेट होती है, स्टेट के कुछ पिलर्स होते हैं, उनकी चीजें होती है, उनको नहीं छेड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए हम सब हैं, स्टेट है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन स्टेट जो हमारा आइडिया ऑफ पाकिस्तान है, जैसे आपका आइडिया ऑफ इंडिया है, आपके आइडिया ऑफ इंडिया को कुछ नहीं होना चाहिए। जो करे उन चैलेंज उनको उन पर बात करनी चाहिए। सेम इज इन पाकिस्तान, आइडिया ऑफ पाकिस्तान जो है, जो भी हमारे फोर फादर्स ने, हमारी स्टेट ने, हमारे लोगों ने ये रखा है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसके अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए। आई थिंक दिस इज व्हाट आई बिलीव। बट एनी होम, आसिफ रमीज दाऊदी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। 30 सेकेंड्स दे दीजिएगा मुझे, 30 सेकेंड्स। बात पहले बहुत लंबी होगी जी, कर लें आप। 30 सेकेंड्स, उससे ज्यादा नहीं। जो बातें अभी आपने अपने इसमें कही है, मैंने दोबारा कह रहा हूँ कि हमने उस पर अग्री भी किया है कि हमें दोबारा इस पे बैठना चाहिए, तब जाके हम शायद इन तमाम चीज़ों पे अच्छे से और डिस्कशन कर सकते हैं। रहा सवाल के हिंदुस्तान के मीडिया का और पाकिस्तान के मीडिया का, देखें टर्म कोई भी कहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि किसी पे भी वो जो तूर और हामिद मीर और उस तरह की जो अटैक्स होते हैं, नाम आप दे दें अपने यहाँ पे, आप कोई भी नाम दे दें, खान मीडिया दे दें, इमरान खान मैं मीडिया दे दें, कुछ मैं नहीं फर्क आसिफ पड़ता, साहब आपको लेकिन जान दस नहीं ले मिसालें किसी, मैं जान नहीं आपको ले किसी। 10 मिसालें दे सकता हूं, 10 से 50 दे सकता हूं कि इंडिया के मीडिया के सहाफियों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं फिर एक और बहस में चला जाऊंगा। और चलो हमारे नो अगर आप प्रॉब्लम। मेरे से हाँ अगर फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर मैं नहीं जाना चाहता कि किस तरह वहां पे सहाफियों को टारगेट किया जाता है, मारा जाता है, मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन आप मेरे साथ एक डिस्कशन कर लें, अगले हफ्ते में हम कर लेंगे मीडिया के ऊपर ही, कि पाकिस्तान में मीडिया की क्या पोजीशन है और भारत के अंदर किस तरह के मीडिया को किस तरह की समझा जाता है। और क्योंकि आप तो डेमोक्रेसी है ना, आप तो कहते हैं कि हम 75 साल से डेमोक्रेसी है, बहुत कुछ है, लेकिन उस पर एक और दिन जरूर रखेंगे। आप मेरे से लंबी बहस करें इस पे, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट बहस करें मीडिया की क्या पोजीशन है, तो वो भी उस पर कर लेंगे। लेकिन आज का जो इशू था वो यही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और ये जो चीजें थी, तो इस पर जरूर बात करेंगे। आइंदा भी बात आपसे होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब फॉर योर टाइम वेलकम। एंड थैंक यू फॉर योर कमर टाइम साहब। एंड फॉर योर वैल्यूएबल ओपिनियन। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल दोबारा मिलेंगे फिर। बहुत शुक्रिया।